हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को आईपीसी नाम कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। ओके, तो आईपीसी नेम जब भी करते हैं हम, पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करना। तो पहले हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करने जा रहे हैं, जो कि हमारी इस ऑप्शन में लॉन्गेस्ट चैन ये वाली होगी, बेंजीन रिंग नहीं होगी। लॉन्गेस्ट चैन सिंपल कार्बन की जितनी हो सकती है वो लेंगे। बिल्कुल हो गई। अब नंबरिंग करनी होती है। दूसरा काम नंबरिंग उधर से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। इधर से करेंगे 1 2 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 2 पे आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पे है सब्स्टिट्यूट, तो 1 2 3। अब आप देखोगे 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और 3 पे रिंग है बेंजीन की, और सिंपल बेंजीन रिंग को अपन बोलते हैं फिनाइल। तो फिनाइल रिंग कहाँ पे? 3 पे। और 5 कार्बन है तो उसके लिए यूज कर देंगे पेंटेन। तो ये तो आईपीएससी के अकॉर्डिंग करेक्ट नेम है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला है, हाँ, कौन सा करेक्ट नहीं है वो सेकंड ऑप्शन में बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये देखिए, लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग किधर से होगी? इधर से होगी 1। क्यों? क्योंकि CSS ग्रुप है यहाँ पे, वो प्रिंसिपल ग्रुप होता है। आपको मैंने बता रखा है कि एनसीईआरटी में एक सीक्वेंस दे रखा है जहाँ पर आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। तो ये 1 2 3 4, 4 पे ऑक्सो आएगा। तो यहाँ 4 पे ऑक्सो होना चाहिए, 4 ऑक्सो, और 1 2 3 4 5। ठीक है, और पेंटेनोइक एसिड 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक होना चाहिए। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो और उसके बाद इसको देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन ये हो गया। नंबरिंग की साइड से करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, 1 2 3, 3 पे ब्रोमो, जबकि यहाँ पे क्या बोला है? 1 पे ब्रोमो, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, ना कि 1। 3 ब्रोमो प्रोप 2 इन, 2 नहीं 1 पे इन है, तो ये भी गलत है। तो एक ऑप्शन ये वाला गलत है, एक ये वाला गलत है, दोनों आंसर करेक्ट है। ओके, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी आपकी ये। नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। अब 2 और 4 पे 2 बार मिथाइल लगा है, तो 2,4 डाई मिथाइल, और 4 पे लगा है ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये करेक्ट है। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड वन दैट मोस्ट रिएक्टिव टू टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ना, उसमें अपन एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं। जब मैंने GOC2 आपको इन पढ़ाई थी, ठीक है, तब भी आपको बताया था कि क्या होता है। तो ESR का जो ऑर्डर होता है ना, वो मेनली ये होता है, +M आगे आता है सबसे, फिर +H, फिर -I, और या -S लिख दो सिंपल, और -I, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है -M वाला। तो आगे ज़्यादा चला गया। ओके, ये इनका ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, ESR का। और एक लंबा सा ऑर्डर होता है जो अगर आप पूरा याद कर लो तो मैंने लिखा भी रखा है। अब यहाँ देखोगे ना, टोलुइन है, अपने को मोस्ट रिएक्टिव बताना है। टोलुइन की स्ट्रक्चर आपको बनाओगे तो ऐसी बनेगी, CH3 और ये बेंजीन। ठीक है, और ऑप्शन है बेंजीन, ये बेंजीन। उसके बाद अगला है बेंजोइक एसिड। अगला ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इन चारों में ESR का अपन सीक्वेंस ही लगा लेते हैं। तो CH3 का क्या लगेगा? +H लगेगा। बेंजीन क्या है? न्यूट्रल है। CWS का क्या लगेगा? जिसमें भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए ना, उसका लगता है -M, मल्टीपल बॉन्ड वालों का -M। NO2 का भी क्या लगेगा? -M। तो ऑर्डर तो यही हो जाएगा इसका। तो सबसे ज़्यादा अपने को अगर रिएक्टिव बताना है ESR के थ्रू, तो +H या +M वाले ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ टोलुइन आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा है ना, आपको दिखाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको इनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर बहुत कॉमन सी होती है, और लैक्टिक एसिड से ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लोग समझाते हैं। ये होता है COOH, OH, H, और यहाँ CH3, ये होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, हर किसी को याद होता है। अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप है ना, चारों ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। तो बीच वाला जो कार्बन होगा ना, वो होगा स्टार कार्बन, और जिसके पास स्टार कार्बन होता है इसे कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है,
स्टार कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद में अगला है टार्टरिक एसिड, अल्फा। अब अमाइनो एसिड्स आप एनसीईआरटी ओपन करोगे ना बायोमोलिकुल्स की, तो वहाँ पे बोलता है एक ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन जो कि सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है, उसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एमिनो एसिड तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लैक्टिक एसिड भी है, मैलिक और फ्यूमेरिक और टार्टरिक एसिड। अब इनकी बात है, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी स्ट्रक्चर है बट बतानी पड़ेगी मुझे। एक होता है ये CH, अगर दोनों ग्रुप एक ही साइड में हो तो उसे बोलते हैं मैलिक एसिड। एलन के मॉड्यूल में ये मिल जाएगी स्ट्रक्चर आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और अगर दोनों ग्रुप अपोजिट हो तो उसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये मैलिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक है। मैलिक कैसा हो गया, दोनों एक साइड तो सिस हो गया, और फ्यूमेरिक कैसा हो गया, ट्रांस हो गया। और सिस और ट्रांस वाली जो ज्योमेट्री होती है, आइसोमेरिज्म होती है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर GI। तो ये जो मैलिक एसिड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं दिखा रहा, ये मैलिक एसिड की स्ट्रक्चर है, वो क्या दिखाएगा, GI दिखाएगा। तो यहाँ पे अपने को ढूंढना था जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, तो मैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं, इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री क्वेश्चन करने जाएंगे आप, तो आपको दिखता है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है। बता दूं मैं आपको, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से हर किसी को पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा या लंबा होगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। इसको डबल बॉन्ड को बड़ा दिखा रहा है और फोर्थ ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड को बड़ा दिखा रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन को और फर्स्ट ऑप्शन को हटा दो। उसके बाद में एक बात बताऊंगा आपको, एक होता है एक्स और एक्स, एक कंसेप्ट होता है एक्स और एक्स, मतलब इसको बोलते हैं होमो एटम या होमो बॉन्ड, और एक होता है एक्स और वाई, इसको बोलते हैं हेटेरो बॉन्ड, ठीक है। तो होमो वाला हमेशा बॉन्ड ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, होमो वाला हमेशा ज़्यादा लंबा बॉन्ड होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो होमो वाला ज़्यादा होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन में से कार्बन और कार्बन बॉन्ड लंबा होगा, बात समझ में आती है वाली, ओके। तो फिर इसी बेसिस पे अपन ये ऑर्डर बता सकते हैं कि कार्बन कार्बन ज़्यादा बड़ा होगा, फिर कार्बन ऑक्सीजन होगा, देन कार्बन कार्बन होगा। कार्बन हाइड्रोजन को पीछे क्यों रखा, रीज़न ये है, होमो हेटेरो का कंसेप्ट यहाँ लगेगा, लेकिन साथ में कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, कार्बन अगर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, तो हाइड्रोजन इतना सा है, तो हाइड्रोजन एटम जो है ना, एच एटम, वो बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और वो पीछे पड़ा रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आया हुआ है 2014 या 15 में, और इसकी जो ये डेटा बेस्ड है, मतलब डेटा तो नहीं है, मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया, इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा कि ये वाला सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। बट ये है ना, एनसीईआरटी आप देखोगे ना पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, उसमें इन सब की बॉन्ड लेंथ दी हुई है, उस टेबल के बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है, फॉर्म किया हुआ है। अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ड्यूमा मेथड पे है। अब आपको ड्यूमा मेथड पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो आप मैं बता दूँ आपको, ड्यूमा मेथड पे आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ड्यूमा मेथड के लिए नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए काम होता है, ये फॉर्मूला था P1V1 T1 इक्वल टू P2V2 T2, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, क्या होता है ये सब क्वेश्चन में दिए होते हैं। मैंने ड्यूमा मेथड पे ड्यूमा और कैल्डोल पे 5-5 मिनट के बड़े वीडियो बना रखे हैं, आप वो जाके देख सकते हो अगर आपको नहीं आते ड्यूमा और कैल्डोल, और ये सब अपने को याद होते हैं। तो 2 नंबर की चीज़ें होती है ना, वो अपने को याद होती है, और 1 नंबर की चीज़ें जो होती है वो अपने को क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है। तो P2 कितना होता है जो याद रखना है, 760 mmHg। T2 कितना होता है, 273 केल्विन, ये अपने को याद रखना होता है। और V2 यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आ जाएगा अपने पास में V2, कुछ ना कुछ V2 की वैल्यू आएगी, तो V2 की वैल्यू आएगी। ये लेंथी क्वेश्चन है और नीट 2015 में आया हुआ है और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन तो इसकी आपको मैं खुद करवाऊंगा, मैं तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकालते हैं, पहले P1 की वैल्यू रखते हैं। P1 कितना दिया है, 715, ठीक है। बट यहाँ पे एक और दिया हुआ है P1 का वैल्यू, बोलता है कि एक्वस टेंशन भी होता है, जब भी क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दे दे तब आपको उसमें से घटाना होता है। तो P1 की वैल्यू जाएगी 715 माइनस 15, एक्वस टेंशन घटाना पड़ेगा, तो P1 की वैल्यू होगी 700। V1 अपने को दिया 55 ml,
ओके। और T1 दिया है 300 केल्विन बराबर P2 अपने को पता 760 है और V2 अपन फाइंड करेंगे और T2 अपन रखेंगे 273 केल्विन 273 केल्विन। तो यहाँ से अपन निकालेंगे एक V2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 700 ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 700, हो जाएगा 700। 700 में अपन क्या कर लेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना आप, 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38 बटे 3 इंटू 273 बटे 760। अब ये आ जाएगा V2। अब इतना मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा और इसके ऑप्शन जो थे ना, आप इसमें ना अप्रोक्सीमेट भी नहीं ले सकते क्योंकि ऑप्शन सारे सारे पास पास में हैं, तो आप अप्रोक्सीमेट नहीं ले सकते इसमें, ठीक है, अप्रोक्स नहीं ले सकते। ये आने के बाद में यहाँ हमेशा हर ब्यूमा के क्वेश्चन में V2 निकालोगे, ये आपका V2 आ गया, इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद में इसका जो अपना आंसर होता है ना परसेंटेज नाइट्रोजन, वो होता है 0.125 NV/m, ठीक है। तो 0.125 N नॉर्मलिटी अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो, कुछ नहीं दिया है कोई बात नहीं, एक रख लो या N को हटा दो, 125 V/m। V कितना निकाला, ये वाला 385 इंटू 273 अपॉन 3 इंटू 760 अपॉन M। M कितना दिया है, कंपाउंड का वेट 0.35। अब इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में 3 बार, कितनी बार, 3 बार आया होगा। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करके जाना घर से और इसको सॉल्व करोगे तो 16.45 आंसर आएगा, ठीक है। और NCERT में जो आंसर क्वेश्चन दिया ना उसका आंसर आता 17.45। तो ये ध्यान रखना, या तो याद रख लो दोनों चीज, क्वेश्चन NCERT वाला और ये दोनों क्वेश्चन याद भी रख सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से एक ही रिपीट होता है, तो दोनों में से एक ही आएगा। NCERT वाले का वॉल्यूम और वेट देख लेना, कितना वॉल्यूम कितना वेट है, तब आंसर आता है 17.45, और कितना वेट और कितना वॉल्यूम होता है तब प्रीवियस ईयर वाले का आंसर आया था 16.45। ओके, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। बोलता है नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए अपन लोग एक लेसांजे टेस्ट करते हैं। मैंने आपको ये पूरा चैप्टर मैंने करवा रखा है अपने यूट्यूब पे। तो उस टेस्ट में जब अपन करते हैं ना, तो ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है नाइट्रोजन के टेस्ट में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला NCERT में आपको डायरेक्ट दे रखा है, उसमें कोई हिंट एंड सॉल्यूशन नहीं है या फिर ऐसा कुछ है नहीं कि लॉजिक, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि लेसांजे में एक ब्लू कलर का फॉर्मूला बनेगा, उसका वैल्यू होता है ये 4,3, ठीक है, 4,3 फॉर ये वाला Fe4 और FeCl3। ओके, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2015 के आसपास और NCERT की लाइन है प्योर। जब मैंने ये वाला टेस्ट पढ़ाया था ना, ये सारा जब पढ़ाया था, मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन बोलता है कि लेसांजे टेस्ट जब करते हैं ना, तो उसको है ना पहले HNO3 के साथ में बॉयल करते हैं, HNO3 के साथ में बॉयल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो, जब अपन टेस्ट करने बैठते हैं ना, तो उसमें हेलोजन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, सल्फर भी होता है। जब टेस्ट करने बैठते हैं किसी, मतलब कि अपने को कोई भी मिक्सर दे देगा, उसमें से अपने को नाइट्रोजन है या नहीं है पता करना है, तो अपन उसके लिए लेसांजे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो लेसांजे टेस्ट करेंगे तो ये सारे भी तो होंगे साथ में, तो टेस्ट तो नाइट्रोजन का करना है, ये सब भी है, तो इन सबको तो हटाना पड़ेगा, इन सबको हटाना पड़ेगा। तो इन सबको हटाने के लिए अपन HNO3 साथ में काम में लेते हैं। तो HNO3 काम में लेंगे ना, तो सल्फर का प्रेसिपिटेट आ रहा होता है, किस फॉर्म में आ रहा होता है, Na2S के फॉर्म में। कार्बन का प्रेसिपिटेट आ रहा होता है किस फॉर्म में, NaCl के फॉर्म में, ठीक है। तो इनको सल्फर का जो प्रेसिपिटेट आया था Na2S के फॉर्म में, और कार्बन का जो प्रेसिपिटेट आया था Na2CN के फॉर्म में, NaCN के फॉर्म में, इनको हटाने के लिए या इनको डिकम्पोज करने के लिए अपने को HNO3 के साथ में काफी लंबे टाइम तक बॉयल करना पड़ता है। ओके, याद रह जाएगा एग्जाम तक। अगला इसका यूपीसी नाम बताना है। पहला काम वही लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। डबल बॉन्ड को लेते हुए 1 2 3 4 5 और 6, इधर जाए तो 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर जाए तो भी 6 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली लेंगे। रीजन क्या है कि इधर जाएंगे, ये वाली लेते तो फंक्शनल ग्रुप यही आता है, एक ही, मतलब
सब्स्टिट्यूट एक ही आता, जबकि इसमें जा रहा है तो 2 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। नंबरिंग इधर से डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है और हेप्टेन तो नहीं है। डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है? 1 पे लगा है, तो ये 5 पे बोल रहा है, गलत है। और 4 नंबर कार्बन पे इथाइल लगा है, एक कार्बन और एक दो मतलब इथाइल लगा है, तो 4 पे लगा है इथाइल। ओके, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या बोलता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक आइसोब्यूटाइल। आइसो के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि आइसो और नियो, नियो में बनेगा प्लस और आइसो में बनेगा टी। तो ये देखिए ये बन रहा है आपका टी। अब ये थोड़ा सा मोर के लिख दिया इसको, बट ये टी बन रहा है, CH3 CH CH3 4 कार्बन का ये 4 के, ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR। ESR में आपको मैंने ESR का पूरा ESR भी करवा रखा, वैसे आप चाहो तो देख सकते हो ESR का ऑर्डर, क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है, GOC2 में। बाकी इसमें ये तो कॉमन है, CH3 तो कॉमन है सब में, तो छोड़ो। अभी मैंने पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ESR का जब ऑर्डर करते हैं तो प्लस M को आगे रखते हैं, फिर प्लस H को रखते हैं, फिर माइनस I को, और फिर माइनस M को पीछे रखते हैं। तो यहाँ प्लस M वाले ग्रुप कौन से हैं? ये CH2 है, ये प्लस H लगाएगा। ये OCH3 है, ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है, लॉन पेयर वालों का प्लस M लगता है, मल्टीपल बॉन्ड वालों का माइनस M लग रहा है, तो इसका लगेगा प्लस M। ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर है, तो इसका भी लगेगा प्लस M, और इसका भी लगेगा प्लस M। बट इस अब जब सबका प्लस M लग रहा है ना, तो एक फिक्स ऑर्डर आता है, जो मैंने आपको GOC फर्स्ट जब करवाया था, GOC2, तो उसमें लिखाया था पहले ही वीडियो में ESR में, तो आप देख लो उसका ऑर्डर। उसमें OH जो होता है वो सबसे आगे आता है, उसका ऑर्डर मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ फिर से दोबारा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिखा रहा हूँ आपको ताकि आपका काम हो जाए, NH2, ठीक है, फिर आता है N के ऊपर में ग्रुप कोई भी लगा लेगा, जैसे OH फिनॉल वाला आता है, ये जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा हुई ना उसको आगे रखना होता है, कम होती है उसको आगे रखना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाता है, कौन सी है इसमें से, वो अपने को बताना है। पहली रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। अभी आपको पता होगा एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन वो दिखाते हैं रिएक्शन NAR। ये सब GOC2 में अपन डिस्कस करते हैं, बट एल्डिहाइड और कीटोन जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे NAR रिएक्शन शो करते हैं। तो ये तो NAR रिएक्शन शो है, तो ये रिएक्शन तो NAR हो गई, ये तो, जबकि अपने को SN1 SN2 बतानी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 और SN2, ये कौन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं आपके एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड RX वाले, पहला जो चैप्टर है ना 12th वाला, वो दिखाते हैं एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड ढूंढ लो, ये रहा एल्किल हैलाइड, तो ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आप सोचोगे ये क्वेश्चन ईजी है, बट ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में। अगला पूछा है टोटोमेरिक ऑफ कंपाउंड। टोटोमेरिक मतलब ये ऑर्डर बताना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। जनरली क्या होता है, कीटो और इनॉल में से कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, बट 2-3 कंडीशन होती है जिसमें इनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है। पहली कंडीशन होती है रेजोनेंस, और दूसरी होती है अल्फा एच, और तीसरा होता है एरोमेटिसिटी। इन तीनों कंडीशन में आपका क्या होता है, इनॉल ज़्यादा, इसका उल्टा हो जाता है। ये तो जनरल है, बट इन तीनों केस में क्या हो जाता है, इनॉल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कीटो से। ओके, तो इसमें अगर आप देखो ना, इस वाले में पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हुआ, पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, और ये लॉन पेयर ऑक्सीजन की, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें देखोगे पाई सिग्मा सिग्मा नहीं, रेजोनेंस नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं, रेजोनेंस नहीं है। तो थर्ड वाला रेजोनेंस की वजह से सबसे आगे आ जाएगा, तो थर्ड वाला सबसे आगे, और फिर उसके बाद में ये, क्योंकि अब फर्स्ट और सेकंड में क्यों, क्योंकि ये कीटो है और ये इनॉल है। तो जनरली जब रेजोनेंस नहीं हो रहा होता ना, तब तो कीटो ही स्टेबल होता है, ठीक है, 3 to 1। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो 14 नंबर क्वेश्चन अपने से इसमें से क्या पूछा है, बोल रहा है IUPAC नाम। पहले तो बताओ ये सिस है या ट्रांस है, ये ट्रांस है, क्यों, क्योंकि ये सेम ग्रुप जो है ना, में कार्बन कार्बन अपोजिट है, हेलोजन हेलोजन अपोजिट है, तो ये ट्रांस हो गया।
तो सिस वाले ऑप्शन को तो हटा ही दो। ट्रांस हो गया, ट्रांस 3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे, 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड है मतलब 2 कार्बन है बीच में, यहाँ 1 2 3 4 और 5। अब एक तो लगा है 2 पे लगा है क्लोरो, क्या लगा है 2 पे क्लोरो और 3 पे आयोडो। तो 1 2, ये क्या कर रहा है, इधर से नंबरिंग क्यों कर रहा है भाई, ये इसने गलत लिख रखा है, ठीक है। इसका नाम अपन खुद लिखते हैं, ठीक है। ये नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, जहाँ से कम नंबर होगी, इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे ना, 1 2 3 4, तो ये 3 आयोडो हो जाएगा। चलो 3 आयोडो और 4 क्लोरो हो गया, 3 आयोडो और 4 क्लोरो हो गया। चलो इसके अकॉर्डिंग ये नाम सही है। बट अगर IUPAC के रूल लगाए ना तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होती है, तो फिर नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 3 आयोडो और पेंटेन, पेंटूइन। हाँ ये सही है भाई, सही सही सही, ये नहीं सही, ये रहा ना 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंटूइन। ओके चलिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक। मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ जब भी पढ़ाई थी ना GOC फर्स्ट में, तब आपको बोला था एमीन के केस में ऐसा होता है। एक तो बेसिक स्ट्रेंथ के 2 ही फॉर्मूले बताए थे आपको कि एलिफेटिक एमीन फिर एरोमेटिक एमीन, एक फिक्स ऑर्डर होता है, ठीक है। एरोमेटिक एमीन फिर एलिफेटिक एमाइड और फिर एरोमेटिक एमाइड, ये एक फिक्स ऑर्डर होता है बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। पहले तो ये लगाओ, और बाकी अगर मान लो सबके सब एरोमेटिक एमीन दे दिए या सबके सब एक जैसे दे दिए, तब उस कंडीशन में बेसिक स्ट्रेंथ लगाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये 2 ही फॉर्मूले से बेसिक स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका, एमीन हो गया, एनिलीन हो गया, मतलब एरोमेटिक एमीन। ये क्या हो गया, ये कार्बन से जुड़ा है ना कि इस रिंग से, तो ये हो जाएगा एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन। और ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा एरोमेटिक एमीन, और ये भी इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये तो एमाइड हो जाएगा, देखो CnCO, ये तो एमाइड हो जाएगा। तब आप इसके अकॉर्डिंग लगाओ, सबसे पहले आएगा एलिफेटिक एमीन, यानी कि ये वाला मोस्ट बेसिक है। ये ऑर्डर याद रखो ना आप, तो बस बेसिक स्ट्रेंथ के मोस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक वो है ना एनिलीन वाले चैप्टर में एक्वस मीडियम में मिथाइल वाला, वो एक अलग होता है, मैंने GOC फर्स्ट में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आगे अपने पास में क्वेश्चन आएगा तो उसको डिस्कस और कर लेंगे एक बार। इसका अपने को IUPAC नाम बताना है, नंबरिंग ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन तो ये हो जाएगा, हो गया। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 कार्बन है, 8 तो नहीं है, ओके। और 2 नंबर पे लगा है 1 कार्बन, यहाँ पे एक ओपन एंड, यानी कि ओपन एंड मतलब जैसे ये खुला है तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, या फिर जहाँ मुड़ा होता है ना, या तो ओपन एंड या फिर मुड़ा होता है वहाँ पे कार्बन होता है, बस इतना सा पता होना चाहिए। तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो 2 पे लगा है मिथाइल, अब 2 पे लगा है मिथाइल, और 6 पे लगा है 1 और 1 2 कार्बन का इथाइल, ओके। अगला क्वेश्चन, ये फिर से बोलता है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि ESR रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। और ESR में आपको बताया था मैंने आपको, एक प्लस M, मतलब ESR का एक फिक्स ऑर्डर है, याद कर लो। बहुत सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और बहुत सारे नीट के क्वेश्चन हो जाएंगे प्रीवियस वाले। GOC 2 का वीडियो में जाना और वो ऑर्डर ESR वाला देख लेना एक बार, ठीक है। तो ESR में सबसे जो पीछे होता है ना, वो NO2 ग्रुप होता है उस ऑर्डर में, फिक्स ऑर्डर है, उस फिक्स ऑर्डर में NO2 पीछे होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें इधर देखोगे तो इस कार्बोकेटाइन ये कैसा है, 2 डिग्री है, ये कैसा है 3 डिग्री है, ये कैसा है 1 डिग्री है, ये कैसा है 2 डिग्री। आपको पता है कार्बोकेटाइन जब होता है ना तो ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। और साथ में इसका रेजोनेंस भी लग रहा है, पाई सिग्मा और पॉजिटिव रेजोनेंस
3 डिग्री भी है और रेजोनेंस भी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, देखो अब बोल रहा है कि इसमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा, तो इसकी अपने को स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी सबकी। ओके, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन। इसके अगर तीनों ग्रुप ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, जब कायरल कार्बन होगा। इसमें क्या कायरल कार्बन है, क्या कायरल कार्बन मतलब तीनों के तीनों ग्रुप या चारों के चारों ग्रुप सेम होने चाहिए, सॉरी डिफरेंट होने चाहिए। इसमें तो ये दोनों ग्रुप सेम है, तो ये तो डिफरेंट ग्रुप है, तो ये तो कायरल कार्बन नहीं है। अगला है डाई इथाइल कीटोन, डाई थाइल एल्कीटोन। डाई मतलब 2 बार लगा हुआ इथाइल, जैसे ये C2H5 और ये भी नहीं है क्योंकि दोनों ग्रुप सेम सेम है, इसको भी हटा दो। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एक ही कार्बन HHC और ये, इसमें भी दोनों ग्रुप सेम सेम है, तो ये भी तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगला है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ऐसा कुछ होता है CHO। अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये कार्बन, इसकी एक साइड में तो है हाइड्रोजन ये वाला, और ये डबल बॉन्ड O, और एक साइड में ये बेंजीन रिंग। तो क्या हो गया, इसमें तीनों ग्रुप अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अगला बोलता है कौन है जो लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, लीस्ट बोला है मतलब नहीं करेगा। आपको पता है बोरॉन फैमिली जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं उनको लॉन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो लॉन पेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो ये क्या करेगा, लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये लेविस एसिड होगा, न कि लेविस बेस। अगला क्वेश्चन है लोएस्ट pKa किसका होगा। देखो pKa आपको पता होगा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसके लिए Ka एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और pKa जो होता है ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ के उल्टा होता है। मतलब अपने को, और उससे पूछा है कि लोएस्ट pKa मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, अगर ये कम है, देखो pKa जो होता है ना वो होता है 1/एसिडिक स्ट्रेंथ, 1/एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा। ठीक है, अगर इसने बोला लोएस्ट pKa, अब ये लो है तो ये हाई होगा। आपको पता है ना इन्वर्सली रिलेशन है, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। अब आप देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हुए। अब आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये ग्रुप जो है ना -I शो करेगा, -I शो करेगा, तो जो -I शो करते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ये भी -I करेगा लेकिन ये -I कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग अगले में। अगला क्वेश्चन अपने से क्या बोलता है, ये बोलता है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो बेंजोइक ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेंजोइक एसिड मतलब COOH, और ये, और इसके ऑर्थो पे लगा देंगे नाइट्रो। ओके, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन 3,5 बेंजोइक एसिड। आपको पता है NO2 ग्रुप -I लगाता है या -M लगाता है, 3,5 ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है आपको पता करना है। तो ये लगा है ऑर्थो कंडीशन पे, तो ये लगाएगा -M, और ये लगे हैं मेटा पे, तो -M सिर्फ है ना ऑर्थो और पैरा पे लगता है। ठीक है, ये ग्रुप लगे हैं मेटा पे, तो यहाँ लगेगा इनका -I, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है सबसे आगे -M वाले, फिर -H वाले, फिर न्यूट्रल वाले, फिर +I वाले, और सबसे पीछे +M वाले। इसमें देखोगे तो ये ज़्यादा एसिडिक है। ये सही बात है, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, पहला ही स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन
बोलता है नॉन एरोमेटिक। जब अपन जीओसी फर्स्ट पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, जिसमें भी एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल जाए, वो होता है नॉन एरोमेटिक। तो इस वाले को देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ रेजोनेंस भी नहीं है, पूरा रेजोनेंस होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। तो ये जो कार्बन है यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन होंगे, तो ये sp3 कार्बन है, 4 बॉन्ड बना रखे इसने, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। हर किसी को पता है, यह देखो बेंजीन और ये नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब हर किसी को पता होता है ऑर्गेनिक, मतलब ये आपके होते हैं कैसे, और मतलब एरोमेटिक होते हैं। और ये हैं फ्यूरान, थायोफिन, ये थायोल, ये सब एरोमेटिक होते हैं। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखी है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब 2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वो स्ट्रक्चर है जो आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं? एक तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, और एक ये कार्बन जो है ना, इस कार्बन पे एक तो ये पूरी चैन पीछे जा रही है, एक ये कहा जा रहा है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक ब्रोमीन लगा है। इस कार्बन की स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो एक तो फिर से इसको आर बोल देता हूँ, तो ये कार्बन है तो इसे एक आर जा रहा है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक ब्रोमीन लगा है, और एक ही CH3 लगा है। तो चारों ग्रुप अलग अलग है, तो एक ये स्टार कायरल कार्बन हो गया। तो 2 सेंटर हो गए, एक डबल बॉन्ड, एक इसके ऊपर में GI दिखाएगा और इसके ऊपर में OI दिखाएगा, तो 2 सेंटर हो गए यहाँ पर आइसोमेरिज्म दिखाने के। तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। आसान, ओके। यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना अपने को, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो आसान है। 3 अपन ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यही तो बोला है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कौन सा है? ये 3 डिग्री है, ये वाला बी वाला सबसे आगे आएगा। इस ऑप्शन को हटा दो, इसको हटा दो, बी वाले को सबसे आगे लेके आना है, ओके। और ये है 1 डिग्री से भी छोटा मिथाइल, वो सबसे पीछे रहेगा, तो ऑप्शन आ गया ये, ओके। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन द, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताना। ये आपके नीट में आ चुका है 2-3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी है, सॉरी कार्बोकेटाइन नहीं, कार्ब एनायन बोला मैंने। तो ट्रिपल बॉन्ड -I ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा -I दिखाएगा। फिर इसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड है, ये दोनों में डबल बॉन्ड है, दोनों डबल का -I लगेगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा है। एक डबल बॉन्ड का -I 5 होता है, तो 3 का 15 हो जाएगा, ऐसे ऐड हो जाएगा -I, ओके। तो पहले का जाएगा ए वाला सबसे आगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, और फिर डी वाला, ओके। अगला ये क्वेश्चन भी आपका नीट में आया हुआ है, द रेडिकल CH2 एरोमेटिक बिकॉज इट, ये एरोमेटिक क्यों है? आपको एरोमेटिसिटी पूछी है यहाँ पे। एरोमेटिक होने में इस कार्बन का कोई रोल नहीं है बाहर वाले का, पहले ये बता दूँ मैं। एरोमेटिक तो सिर्फ ये रिंग होती है। क्या ये एरोमेटिक है? कि कार्बन एरोमेटिक है? नहीं, ये रिंग का एरोमेटिक है। तो इस रिंग में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन होंगे, ठीक है, 6 कार्बन होंगे। 6 कार्बन अगर होंगे तो हर कार्बन के पास में एक p ऑर्बिटल होगा, है ना, होगा। तो हर p का ऑर्बिटल, तो 6 कार्बन के आपके पास में 6 p ऑर्बिटल हो गए, और उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अगला पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक तरह से प्लस बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो ऐसे होती है, +I की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, -I की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एनायन की स्टेबिलिटी निकालो, उसका उल्टा कर दो। तो अभी अपन ने बात की थी, इसका -I ज़्यादा है, पहले कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी निकाल दे, ठीक है, फिर उसका उल्टा कर देंगे, वो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका, ओके। तो सबसे पहले आ जाएगा सी वाला स्टेबिलिटी में, फिर बी वाला, फिर ए वाला, ये कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी है, ओके। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी है, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है x का उल्टा A B देन C, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर से आ गया ESR का इलेक्ट्रोफिलिक। अब आप बोलोगे एरोमेटिक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे पता लगा? जो भी बेंजीन और बेंजोनाइड कंपाउंड्स होते हैं वो ESR ही शो करते हैं। ये दिखाएगा आपका -I, ये दिखाएगा -M,
ये दिखाएगा प्लस एच और ये दिखाएगा प्लस एम। तो इनमें तो अपन आसानी से ऑर्डर लगा सकते हैं ना। ESR का ऑर्डर क्या होता है, एक तो फिक्स सीक्वेंस होता है, अगर सारे के सारे प्लस एम वाले आगे फिर वो सीक्वेंस तो याद होना ही पड़ेगा आपको। बट यहाँ अगर पूछेगा तो प्लस एम वाले सबसे आगे, फिर प्लस एच वाले, फिर माइनस आई वाले या माइनस एच वाले, फिर माइनस एम वाले सबसे पीछे। तो यहाँ पे प्लस एम वाला सबसे आगे रहेगा ESR में। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो मोल कंसेप्ट है। एक तरह से बोलता है एक में हाइड्रोजन इतना है, कार्बन इतना है, सॉरी एक कंपाउंड को एनालिसिस करते हैं तो उसमें कार्बन इतना आता है, हाइड्रोजन इतना आता है, नाइट्रोजन इतना आता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें फॉर्मूला क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पता है 2022 में भी आया था, 2021 में भी आया था। जब भी ऐसा आता तो उनके मोल का रेशियो निकाल दो। मोल रेशियो किस किस का, कार्बन का, ऑप्शन में दिख रहा होगा, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। कार्बन के मोल, हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल, मोल का रेशियो निकालना अपने को। मोल का क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। कार्बन का वेट कितना है 38.71 अपॉन मोलिकुलर वेट कार्बन का 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का बोला 9.6%, 9.67 अपॉन हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1। अब आपको पता है अब ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, बट इन दोनों तीनों को जोड़ोगे तो 100% बनना जाना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले आप ऐड कर दो 38 प्लस 38.71 है ना, 38.71 प्लस 9.67, 9.67 इनको जोड़ोगे तो 48% हो जाएगा ये। ठीक है। वो है ना 100 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 51.62%। ये क्वेश्चन में चालाकी करेगा, 2 का परसेंटेज देगा तो एक बाकी का जो परसेंटेज होगा ना वो आपको 100 में से माइनस करके निकालना पड़ेगा। और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16। ठीक है। अब इनको इससे 12 से डिवाइड करो, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36। ठीक है। और अगर आप एकदम परफेक्ट डिवाइड करोगे 38.71 से, किसको 12 से, तो ये आएगा आपका 3.22, ये आ जाएगा 9.67 और ये आ जाएगा 51 इसको आप या तो डायरेक्ट कर दो 16 3 48। ठीक है। और ये ज़्यादा है तो अगर आप परफेक्ट करोगे, मैं तो इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ 16 3 48। ठीक है। और फिर इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 3 1। रेशियो कैसे निकाला पता लगा ना, मतलब कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH3O। ये रहा। ऐसा क्वेश्चन अभी पिछले 3-4 साल में बहुत बार आया हुआ है। इसको ऐसे ही निकालना होता है, जब भी फॉर्मूला पूछेगा तो मोल का रेशियो निकालेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। 2021 में मुझे पता है आया था क्वेश्चन। जब क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है 1:1 रेशियो में ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल है। आपको पता है नाइट्रोफिनॉल फिनॉल जो होती है ना उसके 2 होते हैं, जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों साथ साथ बनते हैं। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन करना पड़ता है। ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इन सभी को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ऐसा NCERT में भी लिखा है। और जो एल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर है, मैंने पढ़ा ही नहीं, आपको सही दिखाया ही नहीं है, सॉरी 31 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। IUPAC नेम बताना इसका। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये हो गई। यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये होगा एसिड। ठीक है। ऑप्शन से भी पता लग रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एसिड है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे पता करते हैं। ओके। तो नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। हेप्टेनोइक एसिड है। ठीक है। क्या है, हेप्टेनोइक एसिड है। अब 3 पे क्या लगा है, अमाइनो लगा है। अल्फा बीटा तो IUPAC में यूज नहीं होते हैं, पहले तो इस ऑप्शन को आंखें बंद करके हटा दो। ओके। और 3 पे लगा है अमाइनो ग्रुप। ये 5 पे अमाइनो बोल रहा है, गलत, 3 पे अमाइनो। ओके। आपको बेसिक थोड़े बहुत रूल पता होते हैं ना IUPAC के, तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन सही कर सकते हो। मैंने 5 वीडियो में पूरी IUPAC करवाई है। अगला है इसके कितने आइसोमर बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है
तो बना बना के देखना पड़ता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, तो 4 कार्बन है। अब ये है क्या, एल्डिहाइड है, कीटोन है, C4H10O, C4H10O। ठीक है, तो एल्कोहल का फॉर्मूला तो ये CH3CH2OH अगर ऐसा होता है तो 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, सॉरी 3 2 5 और 1 6 और 1 O। ये फिर इसका डबल है, तो ये अगर इसको अपन अगर एल्कोहल बनाए तो अगर देखिए एल्कोहल बना के देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, क्या आप सही बैठता है या नहीं बैठता है? 3 2 5 5 और 5 10 सही बैठ रहा है, एल्कोहल ही है। ओके, तो पहला भी यही बन गया। भाई ऑक्सीजन है तो क्या होगा, या तो एल्कोहल होगा या ईथर होगा। ऑक्सीजन, इसका एल्कोहल भी बनेगा, ईथर भी बनेगा। तो अब आपको बताना है क्या चीज़, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लेंथी होता है और इसमें बहुत सारे बनते हैं। या तो ये होंगे एल्डिहाइड कीटोन, या तो एल्डिहाइड, एक ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, या तो एल्डिहाइड कीटोन है या फिर है आपका एल्कोहल और ईथर। दूसरा क्या बन सकता है, इसके 4 कार्बन है। अब मैं कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करूँगा, मुझे पता लग गया ना कि है क्या, बस इतना ही करता। 2 3 4 लिए और OH यहाँ लगा दिया। अब मैं अगर OH यहाँ पे भी लगाऊंगा ना तो इसका नाम सेम होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब मैं क्या करता हूँ, 3 कार्बन की चेन बनाता हूँ, एक कार्बन को यहाँ लगाता हूँ और OH को यहाँ लगा लेता हूँ। ये बना बना के देखने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, प्रैक्टिस ही होती है तभी होता है। ये तो बन गए एल्कोहल। एल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो जो कंपाउंड एल्कोहल है वही ईथर भी है, तो अब ईथर भी बनाने पड़ेंगे। 4 कार्बन है तो 1 कार्बन इधर रखो, 3 कार्बन इधर रखो और ये ईथर बन गया, और ये बन गया। ठीक है, और एक ईथर और बन जाएगा ऐसे, ये इधर ऐसे और ये इधर ऐसे, टोटल बन गए इसके 7। तो ये सब प्रैक्टिस से आते हैं और ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी होता है क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका IUPAC नाम पूछ रहा है आपसे, इसको पहले थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। ये ऐसे CH दिया हुआ है और इसके ब्रैकेट में 2 CH दिए हुए, मतलब दोनों CH इस पर लगे हुए। ओके, उसके बाद में क्या दिया है, CH2 Br, CH2 CH2 और Br। पहले क्या करेंगे अपन, लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करेंगे। ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चैन, हो गई। नंबरिंग उधर से करो जहाँ से कम नंबर पे सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे, 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गई। अब क्या होगा, इसका नाम है ब्रोमो से शुरू, तो अल्फ़ाबेट में ये आगे आएगा तो इसके लिखेंगे 1 ब्रोमो और 3 पे मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो इसके लिए लिखते हैं ब्यूटेन। आसान नाम था, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, अ लाइटर फिनोल, A इज लाइटर फिनोल एंड B इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि आपको क्या दे दिया है कि एक फिनोल है और एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उनको सेपरेट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो इनको सेपरेट करने के लिए बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट स्ट्रॉन्ग एसिड से साथ में ही रिएक्शन करता है, याद रखना। ये आपने अगर एलन के पेपर दिए हुए टेस्ट पेपर, उसमें बहुत क्वेश्चन आता है। NaHCO3 जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड या फिर उससे स्ट्रॉन्ग एसिड से ही रिएक्शन करता है। तो बेंजोइक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड से कोई स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसी से ही रिएक्शन करता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, बेंजोइक एसिड इससे रिएक्शन कर लेगा, फिनोल करेगा नहीं, तो दोनों हो गए सेपरेट। ओके, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप मेरा वो वीडियो जाओ, ये वीडियो खत्म हो जाए या उससे पहले ही ESR का जो वीडियो का ऑर्डर है ना, GOC2 में जा करके देख लेना। अगर किसी को नहीं मिलता ना वीडियो, मतलब कहीं ढूंढने पे वीडियो नहीं मिलता है, तो
तो नीट से पहले पहले तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं भी आपको ढूंढ के दे दूंगा 9680393090 व्हाट्सएप कर देना, मैं ढूंढ के दे दूँगा 0। ये हो गया नंबर, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वीडियो ढूंढ के दे दूँगा। ESR का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उसको ऑर्डर थोड़ा सा लेंदी है, मैं इसको भूल गया हूँ, इसीलिए लिखा नहीं रहा हूँ, बात सही बात यही है, ठीक है। बट इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये OCH3 इसके पास लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर वाले का लगेगा +M, ये तो न्यूट्रल है, ये NO2 है मल्टीपल बॉन्ड वाला, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले का लगेगा -M। बताया था आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में इसी में कि ये ऑर्डर होता है, +M वाले को आगे रखेंगे, तो +M वाले को आगे रखो, फर्स्ट वाला सबसे आगे, देन क्या करोगे, न्यूट्रल वाला दूसरा, फिर तीसरा, 1 2 3, ओके। अगला, टोटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फा का हाइड्रोजन होने जरूरी है। 37 में अपने को टोटोमेरिज्म के बारे में पूछ रहा है, और टोटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी होते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन किसके पास में है, इसमें देखो स्ट्रक्चर, अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे है, RCH2 और NO2। यहाँ पे कोई भी ग्रुप होता है उसके बारे में देखते हैं, और ये अल्फा कार्बन, उसके ग्रुप के बाद वाला, और इसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी किसी में भी बना के देख लीजिए आप, किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, आप बोलोगे यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कार्बन इसमें देख रहे हैं, तो ये अल्फा कार्बन है, इसके पास में क्या हाइड्रोजन है क्या, इस वाले के पास में है क्या, नहीं, वो तो पीछे वालों के पास में है CH3। अब ये तो बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा थोड़ी है, अल्फा तो ये है, इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ओके। ऐसे 3 CH3 तो बीटा हाइड्रोजन है, ओके ओके। फिर से क्वेश्चन आ गया है ESR का ऑर्डर, देखिए ये लगाएगा +H, जितने भी मिथाइल ग्रुप होते हैं वो +H दिखाते हैं, ये क्लोरीन है, ये दिखाएगा -I, ये है बेंजीन न्यूट्रल, ये लॉन पेयर वाला है, ये दिखाएगा +M। अब आपको पता लग गया +M वाले स्ट्रॉन्ग ESR को दिखाते हैं, सबसे आगे आते हैं +M में, ठीक है। तो हो गए, तो ये दिखाएगा, अगर ऑर्डर पूछता तो सबसे आगे कौन आता, 4 नंबर, फिर आता 1 नंबर, फिर आता 2 नंबर, फिर आता 3 नंबर, ये इनका ऑर्डर हो जाता अगर ऑर्डर भी क्वेश्चन पूछता तो। अगला क्वेश्चन है इसमें से, ये क्वेश्चन अपने को बोल रहा है -I का इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है, -I का ऑर्डर, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये बुक जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये बहुत पुरानी बुक है, मानोगे नहीं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत पुरानी बुक है, बट ये जो क्वेश्चन था ना ये आपका 2018 में आया है, 2014 की बुक है बट 2018 में आया है, बुक बहुत पुरानी है, ठीक है। बुक पे मत जाना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, मतलब पुराने क्वेश्चन हैं बट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं खुद ये कोई बुक को, ये वाली बुक स्पेशल ढूंढ करके लाया हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग -I सब्सटेंस, मतलब 2014 में दिया हुआ था, किसी ने प्रैक्टिस किया होगा, तो 2000 ये बुक चलती रहती है, इसमें क्वेश्चन आज भी अगर इसका लेटेस्ट एडिशन भी लोगे ना आप, तो भी क्वेश्चन इसमें चेंज नहीं होते, पर अभी आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ऑर्गेनिक, इसमें करीब 300 क्वेश्चन है, बस मैं 300 सारे करवा रहा हूँ। -I का ऑर्डर, फिक्स ऑर्डर होता है -I का, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो -I ज़्यादा दिखाता है। आप देख लो इन तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिख रहा होगा, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, तो ऑर्डर ये हो जाएगा, आसान था। इसका नाम लिखना है, मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन, ये ग्रुप अपोजिट है, तो ये ट्रांस है, इसको हटा दो, ठीक है। अब नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 3 पे आयोडो, ओके हो गया। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कौन शो नहीं करता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 2014 की बुक में, और नीट 2016 में पूछ लिया था। फ्रीडेल क्राफ्ट कौन नहीं देता है, मैं बता दूं आपको, जितने भी देखो, एक एनिलीन नहीं देता है, मैंने जब ये साथ पढ़ाई थी ना तब उसमें ये भी बताया था, एक ग्रुप ये पॉइंट डिस्कस किया था। इसका कंसेप्ट ये है कि एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाती है, और कोई भी ग्रुप, यहाँ कोई भी ग्रुप लगा होगा जो -M दिखाएगा, कैसा -M दिखाएगा,
और वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है। माइनस एम कौन दिखाते हैं? जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि ये है जाइलिन। जाइलिन किसको बोलते हैं? मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। जाइलिन यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ खाली जगह है। जाइलिन ऐसा होता है, CH3 CH3। तो ये तो दोनों प्लस एम वाले ग्रुप हैं, तो ये दिखाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में NO2 में मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड वालों का माइनस है, तो नाइट्रोबेंजीन शो नहीं करेगा, ठीक है। और टोलिन आपको पता ही होता है कैसी होती है, CH3 और बेंजीन, ये टोलिन है, इसका भी प्लस H लगेगा, इसका भी प्लस H लग रहा था ऊपर वाले का, जाइलिन का, इन दोनों का, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, बट ये अपना आंसर है। क्यूमिन की कैसी होती है स्ट्रक्चर? आपको पता है फिनॉल वाले चैप्टर में फिनॉल बनाने का एक मेथड होता है क्यूमिन से, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसी होती है CH3 C और CH3 और बेंजीन, ये होती है क्यूमिन। NCERT में क्यूमिन की स्ट्रक्चर दे रखी है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आया? एनिलीन ये और माइनस एम वाले ग्रुप वाले ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ESR, फिर से ESR का ऑर्डर आ गया। ये क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है? OCH3 लॉन पेयर है। लॉन पेयर वालों का क्या लगता है? प्लस एम। लॉन पेयर वालों का प्लस एम लगता है, मल्टीपल बॉन्ड वालों का माइनस एम लगता है। ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन वालों का H, हाइड्रोजन इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये हाइपर कंजुगेशन होता है, बट ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है, हाइड्रोजन देखे तो हाइड्रोजन का, ठीक है। और ये दिखाएगा -I, ये हालांकि -H होता है, ये बट -H होता है, बट इतना डिटेल में नहीं जाना। फ्लोरीन है तो -I बोल दो इसको, ठीक है। अब आपको पता है ESR का ऑर्डर में क्या होता है? प्लस एम वाला सबसे आगे, यानी कि थर्ड वाला सबसे आगे, इस ऑप्शन को हटाओ, इसको हटाओ, थर्ड वाला सबसे आगे, और -I वाला या -H वाला या -M वाला सबसे पीछे, फोर्थ वाले को सबसे पीछे रखो। उसके बाद में पहले प्लस एम वाला, फिर प्लस H वाला, फिर न्यूट्रल और फिर -M वाला। ESR का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा? मैं बता दूं आपको वैसे भी, चारों के चारों में 4 कार्बन है और एक है सिस और एक है ट्रांस, तो ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, आपको पता ही है, उसमें रिपल्सन कम होता है, ओके। अगला है कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? साइक्लोपेंटेन इज एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब हद हो गई। साइक्लोहेप्टेन मतलब कि सिंपल 7 कार्बन का एक रिंग, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा, ये कोई एरोमेटिक थोड़ी है, तो गलत बात है यार, एरोमेटिक होता ही नहीं, साइक्लोहेप्टेन कोई एरोमेटिक थोड़ी है, ये तो सिंपल साइक्लिक कंपाउंड है ना। डायस्टेज इज एंजाइम, हो सकता है डायस्टेज एंजाइम। एसिटोफिनॉल इज एन ईथर, ये तो फिनॉल, ऑन किसके आगे लगता है? ऑन लगता है कीटोन के आगे, तो ये तो कीटोन हो गया। ईथर में क्या लगता है? एल्कोक्सी एल्केन, मतलब ऑन लगा है, मतलब ये कीटोन है, तो कीटोन हो गया। लेकिन डायस्टेज तो एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम एक तरह का, है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 पे। इनकरेक्ट IUPAC नाम पूछ रहा है। ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया 1 2 3 4, क्या हो गया? ब्यूटेन, और कीटोन है, दिख रहा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। और मिथाइल कहाँ पे लगा है? 3 मिथाइल, ये क्या बोल रहा है? 2 मिथाइल, ये बोल रहा है 2 पे मिथाइल, और अपने को दिख रहा है मिथाइल 3 पे लगा है, तो पहला ही करेक्ट इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही अपना आंसर है। 46 इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉलरेंट प्रेशर। अब देखो, अब ये 46 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये बकवास का क्वेश्चन है, अगर आप इसको याद रखो तो याद रख लेना, आया हुआ क्वेश्चन एक बार जेई में। स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो टॉलरेंट का जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो उससे लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर होता है। और वैसे एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं तो एक होता है आपको रिड्यूस्ड प्रेशर, क्योंकि प्रेशर को हाई मत रखो, प्रेशर को तो पता है, एक मतलब ये कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं आपको बताऊं। एक तो आप डिस्टिलेशन करते हो, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, तो आपको एक बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको है ना कि प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ता है, तब एक स्पेशल टाइप का डिस्टिलेशन आता है जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। तो प्रेशर की बातें तो हमेशा कम ही करो, ऐसे याद रख सकते हो आप। याद रखने का तरीका बताएं। ये बोल रहा है 7 कार्बन है, 16 हाइड्रोजन है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, तो ये क्या है? तो अपने को यहाँ से एक हिंट मिला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए अपने पास में स्टार कार्बन होना चाहिए। स्टार कार्बन मतलब ग्रुप अलग अलग होने चाहिए,
ओके, तो अब इन सब की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी अपने को। स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी अपने पास काम आएगी काम पे। पहला क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेंटेन, मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन बना दी स्ट्रक्चर 5 कार्बन की। 2 और 3 पे मिथाइल लगा है, ये 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन मिथाइल लगा है। अब यहाँ क्या होगा, बाकी CH3 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूँ, CH3 CH2 CH और CH। इसको देखो, इस कार्बन को देखो, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये तो स्टार कार्बन नहीं हो सकता, बट इस कार्बन को देखो, इधर तो ये ऐसा ग्रुप है, ये इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है। एक ये हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरे 2 अलग, एक मिथाइल हो जाएगा, एक इथाइल हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन स्टार कार्बन है स्टार कार्बन, ओके। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये हो गया आपका आंसर, पहला ही। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पहला आंसर नहीं आता तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते। अगला क्वेश्चन है 48, IUPAC नाम बताना इसका। सॉरी, अरे बाप रे, मोबाइल गिर गया। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, कि वो क्या बोल रहा है आपको, 2 3 मतलब इसका, हाँ इसका IUPAC नाम बताना आप लोगों को। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी, सिंपल सी। अब आप इसकी नंबरिंग जब करोगे ना, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे इधर से क्यों नहीं की, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्यों दी। NCERT में एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, जा करके पढ़ लो। मैंने अपने पूरी जो IUPAC वाला 5 लेक्चर के वीडियो में IUPAC करवाई थी, उसमें बताया आपको एक फिक्स सीक्वेंस होता है, वो NCERT में लिखा है डार्क करके, ठीक है। तो उसके हिसाब से 1 पे इन है और 5 पे आइन है, ओके। ये दोनों आपस में क्या है, 49 पूछता है, ये आपस में दोनों क्या है। तो ये तो रेजोनेंस है, नहीं लग रहा आपको क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। नेगेटिव इधर से इधर नाच रहा है। टोटोमर में क्या होता है, हाइड्रोजन इधर से इधर नाचता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्टार कार्बन होता है। यहाँ तो स्टार कार्बन नहीं है, लेकिन नेगेटिव इधर से इधर नाच रहा है, पहले इधर था अब इधर है। तो ये तो आइसो, ये तो आपके हो गए रेजोनेंस। आज का लास्ट क्वेश्चन, GI कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे डिफर होते हैं। एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है, ठीक है। उनका एटम का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, एक